बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर और आज हमारा लेक्चर 24 है बायो का। ठीक है, चैप्टर 4 हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने से पहले बच्चों आप लोगों से एक छोटी सी बात कहूँगी, लेकिन ये छोटी सी बात में ही आपकी पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। दैट इज़ अपने पेरेंट्स का कहना मान रहे हैं आप लोग। आजकल जैसा कि घर में हैं तो आप उनको तंग नहीं करेंगे, उनके साथ कोई हार्श बिहेवियर शो नहीं करेंगे। जैसे ही आपकी मदर या फादर आपके लिए कोई भी काम कहते हैं, आपको कोई भी बात कहते हैं, आप फ़ौरन उनकी बात को ज़रूर मानेंगे। ठीक है, क्यों हमारी पूरी लाइफ इसी बात पे क्यों डिपेंड करती है। जब हम अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं तो हम कामयाब होते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी ये बात बताई है कि हमारी पर्सनालिटी और हमारी लाइफ को बनाने वाले जो होते हैं ना, दो मेन पर्सनालिटीज़ होते हैं। वन इज़ योर पेरेंट्स एंड द सेकेंड वन इज़ योर टीचर्स। ठीक है, तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स की हर बात को फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, चाहे वो छोटी सी ही बात क्यों ना हो, तो उनके अंदर एक ऐसे मैनर्स डेवलप हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी में हर काम करने के काबिल हो जाते हैं, उनमें पेशेंस डेवलप हो जाती है। इसलिए अपने पेरेंट्स की किसी छोटी बात को भी आप रद्द ना करें और उनके साथ कभी भी किसी भी सूरत में मिसबिहेव नहीं करना आपने। ठीक है, एक अच्छे कोऑर्डिनेटेड एनवायरनमेंट के अंदर अपना पढ़े भी और अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छी इंटरेक्शन भी रखें। राइट बच्चों, तो आज का हमारा लेसन है, लेसन की तरफ आते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इससे पहले मैं आपको गो थ्रू करवा दूं कि हमने कौन कौन सी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ ली हैं। हम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल में पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन दैट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, the movement cross the cell membrane with the help of transport protein, facilitated diffusion. Then the third one type of molecular movement is osmosis, that is the movement of water molecules. Then filtration, जिसमें हमने पढ़ा कि मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जिनमें उनको फोर्स किया जाता है कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर और हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बच्चों, डिफ्यूजन में हमने कहा था कि मूवमेंट हमेशा हाई से लो की तरफ होती है और दैट टाइप वाज आल्सो नेम्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। द मूवमेंट ऑफ molecules from low concentration to high concentration। लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाएंगे। दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना अगेंस्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, मिकदार के असूल के मुताबिक नहीं है। जैसा कि डिफ्यूजन में हमने कहा था हाई से लो की तरफ जा रहे हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट
concentration gradient. The movement of molecules from low concentration to high concentration along against concentration gradient is known as active transport. Active transport. This process needs energy. This against concentration gradient movement के लिए energy की ज़रूरत होती है. This process needs energy in the form of ATP. ये याद रखना है कि ये प्रोसेस जो है क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, ज़्यादा से मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद चले जाते हैं. अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाएगा कि वो लो से हाई की तरफ जाएं. एनिमल सेल्स में भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, और प्लांट सेल्स में भी हैं. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लो से हाई की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं. ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद हो जाए, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, क्योंकि दिस प्रोसेस यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक ख़ास मॉलिक्यूल होता है जिसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ख़ास बॉन्डिंग के ज़रिए से एनर्जी को स्टोर कर लेता है. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में बच्चों हम बहुत डिटेल से एज अ लॉन्ग टॉपिक भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और ये एक ऐसा एनर्जी करेंसी है जो कि अपने अंदर ख़ास बॉन्ड्स के ज़रिए से एनर्जी को स्टोर कर लेता है, एनर्जी को अपने अंदर बाइंड किए होता है. और जहाँ पर जिन रिएक्शंस को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये उन रिएक्शंस को एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय ब्रेकिंग इट्स बॉन्ड. ये उन बॉन्ड्स को जिनको बना के एनर्जी को महफूज किए होते हैं, उस बॉन्ड को तोड़ता है और उन रिएक्शंस को जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है उनको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है. ठीक है बेटे, तो आप ये देख लें कि दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अलोंग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये अगेंस्ट है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय एटीपी. अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं. अगर हम बच्चों डेफिनेशन, ये पूरा पैराग्राफ जो फर्स्ट स्टार्ट में दिया गया 2 लाइंस के अंदर, वो आप पूरा लिखेंगे. अगर आप सिर्फ ये लिख देते हैं लो से हाई की तरफ मूवमेंट है, तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी जब तक हम एनर्जी का और एटीपी का जिक्र नहीं करेंगे. दिस प्रोसेस नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जी, एग्जाम्पल इसकी डिस्कस करती हैं. जी बच्चों, अब यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन ये वही प्रोटीन है जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम कर रहे थे. कैरियर प्रोटीन यूज एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब यहाँ पर सेल के अंदर, सेल की जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो प्रोटीन है, वो एनर्जी को यूज़ करेंगे और मॉलिक्यूल्स को बाय यूजिंग एनर्जी मूव करवाएंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. हमारी बुक में यहाँ पर जो एग्जांपल डिस्कस हुई है नर्व सेल्स की हुई है. द नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. अब यहाँ पे मैं उन नर्व सेल्स की
मेम्ब्रेन को ड्रॉ करती हूँ। पहले हम जैसा कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ चुके हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और हमें पता है कि ये मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड बाइलेयर होती है। Here are transport protein molecules. अब ये मेम्ब्रेन नर्व सेल्स की किस तरह से मॉलिक्यूल्स को मूव करेगी देखते हैं। बच्चों, this is the membrane of nerve cells. Nerve cells have carrier proteins in the form of sodium potassium pump. Let's suppose कि ये हमारे inside the cell है, inside है, and this is the outside environment, outside the सेल है। दिस इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पर एनर्जी को यूज़ करेंगे, एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ये एटीपी को यूज़ करेंगे कौन से मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए? सोडियम और पोटासियम को। जब नर्व सेल्स रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज मीन उस वक्त जब ये इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, जब ये पैगामात नहीं लेके जा रहे होते हैं, तो उस वक्त इन सेल्स के अंदर पोटासियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। पोटासियम आयंस, K+ आयंस इनसाइड द सेल ज़्यादा होती है, और उस टाइम पे इनको सोडियम आयंस की ज़रूरत नहीं होती है। इनसाइड द सेल उस वक्त सोडियम आयंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर पोटासियम आयंस आउटसाइड एनवायरनमेंट में, आउटसाइड है, एंड दिस इज़ द इनसाइड सेल। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं पोटासियम कंसंट्रेशन आउटसाइड कम है, सोडियम आयंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। ठीक है, और पोटासियम आप देख रहे हैं लो कंसंट्रेशन में है, यहाँ पर सोडियम कम है, और यहाँ पे पोटासियम आयंस बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इन दिस मेम्ब्रेन, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स को, एटीपी को यूज़ करेगा, एटीपी से एनर्जी लेगा, और इन मॉलिक्यूल्स को, पोटासियम आयंस को आप देख रहे हैं लो सोल्यूट आउटसाइड है, इनको मूव करवाएगा, इन पोटासियम आयंस को ये कैरियर प्रोटीन मूव करवाएगा इनसाइड द सेल। दिस एरो इज इंडिकेटिंग कि पोटासियम आयंस आर गोइंग फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। आप देख रहे हैं आउटसाइड द सेल जहाँ पे पोटासियम आयंस की मिकदार कम है, और यहाँ पर पोटासियम आयंस इनसाइड ज़्यादा है। इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से विच आर यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इन पोटासियम आयंस को मूव करवाएगा इनसाइड द सेल, वेयर दीज पोटासियम आयंस चार्ज पार्टिकल है, और ये आयंस इनसाइड द सेल ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन में पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये नर्व सेल जो हैं
इस वक्त इनको पोटासियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, तो सो देयर मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव द पोटासियम आयंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जबकि दूसरी तरफ यही जो पंप है, सोडियम पोटासियम पंप, या ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये मूव करवाएगी इन सोडियम आइंस को फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। आप देख रहे हैं कि सोडियम आइंस जो हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, और फ्रॉम लो सोल्यूट, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन। ये दो एरोस बच्चों मार्क किए गए हैं। एक एरो मूवमेंट शो कर रहा है पोटासियम आइंस की, नो डाउट कि ये दोनों ही लो सोल्यूट से हाई की तरफ जा रहे हैं। सोडियम सेल्स के अंदर से, सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पे वो पहले से ही ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ पोटासियम आयंस मूव कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल across this membrane where they are already in high concentration। इस तरह से ये सोडियम पोटासियम पंप इन कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से जो एटीपी को यूज़ कर रहे हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स क्या हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। यही वो कैरियर प्रोटीन थी जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कर रही थी, बट मेक श्योर कि वो वहाँ पे एनर्जी को यूज़ नहीं कर रही थी, सो दैट्स वाई, और वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ लेके जा रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्वाइट सेपरेट बिहेवियर शो कर रहा है। वो क्या बिहेवियर है कि वो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और दूसरी बात ये कि ये खुद ब खुद प्रोसेस नहीं हो रहा, बल्कि एनर्जी के एक्सपेंडिचर के साथ ऐसा हो रहा है। जैसा कि हमें डेफिनेशन में बताया जा रहा है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मिकदार के असूल के खिलाफ मूवमेंट है। देखिए, ज़्यादा से कम की तरफ जाना ठीक है, अब कम से ज़्यादा की तरफ जहाँ पे ऑलरेडी कम है, कुछ सेल्स में ऐसी ये मूवमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। और यहाँ पे हम नर्व सेल को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं दिस प्रोसेस नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक एनर्जी करेंसी है। दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये ख़ास किस्म के बॉन्ड्स के ज़रिए से अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किए होते हैं। और सेल में जहाँ जहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, उन रिएक्शंस को ये मॉलिक्यूल एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एग्जांपल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, वो एनर्जी को यूज़ करके मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाते हैं। द नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटासियम पंप। अब ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये एक पंप बना लिया है इसने सोडियम पोटासियम पंप के नाम से, जो कि पोटासियम को मूव करवा रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। दिस एरो इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पे पोटासियम मॉलिक्यूल्स, पोटासियम आइंस जो हैं वो यहाँ से अंदर से बाहर से अंदर की तरफ सेल के मूव करवा रहा है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जबकि दूसरी तरफ सोडियम आइंस जब ये सेल के बाहर ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल वेयर दे ऑल आर ऑलरेडी इन हाई कंसंट्रेशन। ऐसा उस वक्त हो रहा है जब नर्व सेल्स रेस्टिंग स्टेज में हैं, यानी वो इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह ये तो हमने नर्व सेल की एग्जांपल दी है। बच्चों, रूट हेयर्स जब रूट्स में से वाटर और बहुत सारे सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वाटर तो हमें कंफर्म हो गया कि ऑस्मोसिस के ज़रिए से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। रूट्स जितना भी वाटर मट्टी में से सॉइल में से लेंगी, वो सारे का सारा ऑस्मोसिस के ज़रिए से मूव करेगा फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब बहुत सारे सॉल्ट्स, बहुत सारे आयंस ऐसे होते हैं जो रूट्स में ऑलरेडी ज़्यादा पाए जाते हैं, रूट हेयर सेल्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन उनकी सेल्स को और ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी ज़रूरत होती है रूट सेल्स में, रूट हेयर सेल्स में, वो
एनर्जी यूज़ करते हुए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से सॉइल सॉल्यूशन में से वो उन आयंस को, उन सॉल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स द हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन लेकर जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ये बताऊंगी कि मैग्नीशियम आयंस जो कि क्लोरोफिल बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, ये मिट्टी से लिए जाते हैं रूट हेयर्स के थ्रू। जब मैग्नीशियम आयंस रूट हेयर्स में ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं तो रूट हेयर्स use the process of active transport and move the ions from low solute, यानी सॉइल में लो है इस टाइम पे और रूट हेयर्स के अंदर हाई सोल्यूट है, तो सॉइल से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव करवाते हैं। बहरहाल ये दूसरी एग्जांपल थी प्लांट सेल्स की। यहाँ पे हमारी बुक में उन्होंने जो एग्जांपल डिस्कस की है नर्व सेल्स की है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटासियम पंप। बच्चों ये डेफिनेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी खाली आ जाती है। व्हाट इज सोडियम पोटासियम पंप, ये भी आप पूछा जा सकता है आपसे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। ठीक है, तो आपने इसको एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है। हमारी बुक में जो एग्जांपल दी गई है सोडियम पोटासियम पंप की दी गई है, उसको डेफिनेशन के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ एक बार अगर आपको समझ आ जाएगा और प्रीवियस सारी की सारी मूवमेंट्स सारी समझ आई होंगी तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। डिफ्यूजन क्या थी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, कंपैरिजन के साथ याद रखना है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और ये खुद ब खुद नहीं होती है, इसको करवाना पड़ता है, इसको एनर्जी यूज़ करके फिर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, नर्व सेल्स में सोडियम आयंस को बाहर लाया जा रहा है फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, जबकि पोटासियम आयंस को आउटसाइड से इनसाइड लेके जा रहे हैं, तो ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। और यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर एनर्जी ये लेते हैं एटीपी से और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करके इन मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं इनसाइड, इन आयंस को मूव करवाते हैं इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ठीक है बेटे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट शॉर्ट में बहुत बार इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, लॉन्ग में आ जाए तो विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये हमने डिफरेंट मूवमेंट्स अभी तक पढ़ ली है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसमें शामिल हो गया। द नेक्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। लेट्स सी कि एंडोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस और इसके साथ ही अगली टर्म है एक्सोसाइटोसिस। इसको एंडो एंड इसके साथ ही लिख लेते हैं, फिर एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले एंडोसाइटोसिस को देखते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडो मीन इनसाइड एंड साइटो हमने बहुत जगहों पे वर्ड यूज़ किया है, साइटो रेफर्स टू सेल। तो एंडोसाइटोसिस क्या है? ये मूवमेंट ऑफ सम स्पेशल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल अक्रॉस मेम्ब्रेन। आप ये कह लें इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, the process of ingestion of bulky materials across cell membrane सादा लफ्ज़ों में इंजेशन कहते हैं खाने को। सेल का कोई भी बल्की मटेरियल को खाने के प्रोसेस को अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, अब इसको देखते हैं ये कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल। बच्चों
सेल को कोई मटेरियल, बल्कि मटेरियल चाहिए, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, तो सेल उसको अंदर अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन लेके जाएगा, अपनी मेम्ब्रेन के अंदर ही कुछ चेंजेस करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि सेल इन मॉलिक्यूल्स को, इस बल्कि मटेरियल को अंदर लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेल की मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी। ये देखें, सेल अपने अंदर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चेंजेस ला रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं। और याद रखिएगा, ये जो चेंजेस आती हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से आती हैं। जो सेल का स्केलेटन, साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन इन चेंजेस को लाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत इन्वेजिनेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि और इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे अंदर जाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहे हैं। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो डिप्रेशन सा बनता जा रहा था, अब वो इन्वेजिनेट होगा इन दिस फॉर्म, और ये मॉलिक्यूल्स या बल्कि मटेरियल जो है सेल के अंदर आ चुका है, ठीक है। और ये जो वेजिकल्स बन गए हैं, इसको अब हम नाम दे सकते हैं वेजिकल का, ठीक है। ये वेजिकल सेल मेम्ब्रेन से बने हैं। ये अब मैं इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे ये हो रहा है। आपने देखा कि बल्कि मटेरियल है जिसको सेल इंजेस्ट करना चाह रहा है, सेल अपने अंदर लेके जाना चाह रहा है अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसके ज़रिए से ये सेल इन पार्टिकल्स को या इन बल्कि मटेरियल्स को अंदर लेके जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा इन्वेजिनेट हो गई है कि इन मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के साथ ही और इन मॉलिक्यूल्स को, इन बल्कि मटेरियल को सेल अंदर लेके जाने में कामयाब हो गया है। दिस इज नेम्ड एज एंडोसाइटोसिस। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की 2 फॉर्म्स होती हैं बच्चों। 2 फॉर्म्स आर देयर, 2 forms of एंडोसाइटोसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। फर्स्ट वन इज नेम्ड एज फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, and the second one is named as पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अब देखते हैं ये दोनों क्या हैं और कैसे होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेगोसाइटोसिस। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस। अब इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर ईटिंग, सेल का खाना, सेल का खाने का प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर ईटिंग in which cell take in solid material, सेल भी खाते हैं in the form of solid material, that is named as phagocytosis. It is the process of cellular eating in which cell take in solid material. This is named as phagocytosis. साइटो का मतलब ही सेल है, फैगो ईटिंग है, क्योंकि हम कह रहे हैं एंडोसाइटोसिस, इसमें मटेरियल्स को सेल ने इंजेस्ट करना है, सेल के अंदर लेके जाना है।
अब वो मटेरियल किस किस्म के हो सकते हैं? अगर वो मटेरियल सॉलिड होगा, उसको खाएगा, सेलुलर ईटिंग का नाम देंगे, तो उस प्रोसेस को कहा जा रहा है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कोई मटेरियल हो सकता है बच्चों, इवन के बड़े सेल्स जो होते हैं, वो जो सेल्स हमारी बॉडी में डेड हो चुके होते हैं, उनको भी फैगोसाइटोस कर जाती हैं। बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स जो 120 डेज़ के बाद हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स की एज ख़त्म हो जाती है एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, वो डेड हो जाती हैं, तो उनको हमारा जो लिवर होता है उन सेल्स को, उन रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइटोस कर जाता है, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से ख़त्म कर देता है। सेल जो लिवर के सेल्स होते हैं उनको, उन सॉलिड सेल्स को खा जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो प्रोसेस है, ये एंडोसाइटोसिस का, ये हमारी इम्यूनिटी में बड़ा हेल्प करता है। अब सेकंड वन है पिनोसाइटोसिस। ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं साथ ही। पिनोसाइटोसिस, it is the process of cellular drinking। बच्चों, ये सेलुलर ड्रिंकिंग है। क्या सेल पीता भी है, पानी पीता है, यानी लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ लेगा उसको हम ड्रिंकिंग कह देंगे, सेलुलर ड्रिंकिंग या फिर पिनोसाइटोसिस, इन विच cells take in liquid droplets, याद रखिएगा, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉप की शॉर्ट फॉर्म है। ऑब्वियसली सेल अगर माइक्रोस्कोपिक है तो वो लिक्विड भी बहुत थोड़ी मिकदार में होगा, इसलिए उसको ड्रॉपलेट का नाम दिया जा रहा है। ड्रॉप बड़ा होता है, ड्रॉपलेट बहुत छोटा। तो पिनोसाइटोसिस इज द सेलुलर ड्रिंकिंग इन विच सेल टेक इन लिक्विड ड्रॉपलेट्स। हो सकता है कोई लिपिड्स हैं, कोई अमीनो लिक्विड फॉर्म में कोई वाटर ड्रॉपलेट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है जिसको सेल अंदर लेके जा रहा होगा, दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, ठीक है। ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस कहते हैं। एक तो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई थी लिवर की, कि लिवर जो है वो रेड ब्लड सेल्स की जब डेथ हो जाती है तो उनको फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से ख़त्म कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस बेटे हमारा इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है। जो भी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे बॉडी में एंटर होने वाले जर्म्स को फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से ही किल करते हैं। फैगोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा सकता है वाइट ब्लड सेल्स में। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं वो उन जर्म्स को, जो फॉरेन पार्टिकल्स या मटेरियल्स हमारी बॉडी में जाते हैं, उनको फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से ही वहाँ से रिमूव करते हैं। सो हियर आर टू फॉर्म्स, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में बहुत ही आसान डेफिनेशन है, ठीक है, और दूसरी तरफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एंडोसाइटोसिस की दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट फॉर्म इज नेम्ड एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर ईटिंग इन विच सेल टेक इन सॉलिड मटीरियल, ठीक है। जबकि पिनोसाइटोसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग का नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल अपने अंदर बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को लेके जाता है, ठीक है। तो ये आपने एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन मार्क करनी है। इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। और ये भी मार्क करना है, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस आर देयर?
1 2 3 4। तो यू मस्ट रिमेंबर कि एंडोसाइटोसिस की 2 फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं? फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। और इन दोनों के ऊपर जो शॉर्ट आ चुका है बोर्ड में प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, वो ये इस तरह से भी आ चुका है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ठीक है बेटे, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या कोई एक भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस? बुक में आपके इन्होंने ये दोनों पॉइंट्स तो दिए हैं, लेकिन कंपैरिजन में दिए हैं फैगो और पिन्नो को। आप इस तरह से इनको इकट्ठा कर लेंगे, आप इनको इकट्ठा कर लेंगे। किस तरह से? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर ईटिंग। आप ये डेफिनेशन को नोट कर लें, आपके नोट्स में भी गिवन होगी और यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपको फैगोसाइटोसिस आ रहा है तो आप उसमें 2 सेंटेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर ईटिंग इन विच सेल्स टेक इन सॉलिड मटेरियल। आपने नोट कर लिया। फिर पिनोसाइटोसिस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर ड्रिंकिंग इन विच सेल्स टेक इन लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये दोनों अलग-अलग भी पूछी जा सकती हैं आपसे और आपसे कंपैरिजन में भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए दोनों को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी तीनों डेफिनेशंस एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस तीनों ही एग्जाम्स में आती हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक्सोसाइटोसिस। हमने एंडोसाइटोसिस और उसकी 2 फॉर्म्स को तो देख लिया। अब देखते हैं द प्रोसेस in which materials are exported from cell। सेल से मटेरियल्स को बाहर निकाल देने को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जैसा कि बच्चों हमने सेल को एज डिस्कस किया था, सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम। उसमें हमने बात की थी कि सेल मटेरियल लेता है एनवायरनमेंट से और एट द एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने के बाद जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में ही डिस्चार्ज कर देता है। उन्हीं को अब यहाँ पे टर्म्स की सूरत में हम स्टडी कर रहे हैं। एंडोसाइटोसिस था इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे द प्रोसेस इन विच मटेरियल्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल। एक्सपोर्टेड मीन एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द सेल, सेल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये तो सारा प्रोसेस जो था ये एंडोसाइटोसिस को एक्सप्लेन कर रहा था, एंडोसाइटोसिस को एक्सप्लेन कर रहा था। अब एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? मटेरियल्स जो सेल के अंदर इस फॉर्म में थे, जो अभी सेल ने यूज़ किए हैं, वो अब एक्सोसाइटोसिस के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ ये वेसिकल्स अटैच हो जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मेम्ब्रेन जो होगी वो रप्चर हो जाएगी और ये मटेरियल्स एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस में मटेरियल्स तो एक्सपोर्ट होते ही हैं, इसके साथ साथ कुछ सेल की नई मेम्ब्रेन्स भी बनती हैं। क्यों बनती हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब एंडोसाइटोसिस हो रहा था तो मेम्ब्रेन्स यहाँ से रप्चर हो गई थी। वो मेम्ब्रेन्स जो रिप्लेस हो गई थी या ख़त्म हो गई थी ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में न्यू मेम्ब्रेन्स ऐड भी हो जाती हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये बात आपने याद रखनी है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस
न्यू मेम्ब्रेन्स आर एडेड। कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स ऐड होती हैं जो डीजनरेट हो गई थी एंडोसाइटोसिस के दौरान में। वो मेम्ब्रेन्स जो यूज़ हो गई थी वेसिकल्स बनाने में एंडोसाइटोसिस में, वो एक्सोसाइटोसिस के दौरान में दोबारा बन जाती हैं। ठीक है, ये इस डेफिनेशन के साथ ही नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, आपने इसको भी ज़रूर याद रखना है। एंडोसाइटोसिस में बल्कि मटेरियल्स इंजेस्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और उसकी दो फॉर्म्स थी, दैट वाज फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। जबकि एक्सोसाइटोसिस में मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, वो मटेरियल्स जो सेल के लिए अननेसेसरी हैं या सेल के लिए मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ऐसा वेस्ट जो कि सेल की ज़रूरत नहीं है, तो उसको एक्सपोर्ट कर देने को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है बेटे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस न्यू मेम्ब्रेन्स आर एडेड, यानी एक्सोसाइटोसिस के दौरान में नई मेम्ब्रेन्स भी बनती हैं। तो आज हमने पढ़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर बेटे हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का टॉपिक जो था, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने डिफ्यूजन पढ़ा, ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन, देन हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके बाद ओस्मोसिस की एप्लीकेशंस पढ़ी हमने, देन फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आज के लेसन में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, और एट द एंड एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो आपको सिर्फ दोनों की डेफिनेशन बतानी होगी, और इसमें आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, पिनो एंड फेगोसाइटोसिस। उसमें आप डिफरेंस जब इन दोनों का आएगा तो आप इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटे।